तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सॉरी को दोबारा से होश आता है, जहां पर गेंजी उससे मिलने आता है और सॉरी को आराम करने को कहता है। पर सॉरी गेंजी की बात को इग्नोर करते हुए सीधा बाहर चली जाती है, जहां पर वो देखती है कि गाबीमारू और उसके साथी वहां पर एक साथ काम कर रहे हैं। तभी सॉरी गाबीमारू से पूछती है कि आखिर वह उसके बेहोश होने के बाद भी यहाँ से भागा क्यों नहीं, जिस पर गाबीमारू कहता है कि इसकी एक वजह है, लेकिन वो उसे उसके बारे में नहीं बता सकता है। तभी गाबीमारू सबके लिए खाना बनाता है, लेकिन उस खाने को देखकर यूजिरिया का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो खाना बहुत ही ज़्यादा बेसुआद था। इसके बाद वो सभी लोग एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर उन सभी को लग रहा होता है कि शायद से एलिक्सर ऑफ लाइफ जैसी कोई चीज़ इस आइलैंड पर है ही नहीं। लेकिन तभी गाबीमारू उन सभी को बताता है कि शायद से एलिक्सर ऑफ लाइफ इस आइलैंड पर हो सकता है, क्योंकि जब वो खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जमा कर रहा था तब उसने कुछ ऐसे पौधों को देखा था जिन्हें इस आइलैंड पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी इस आइलैंड पर थे और यहाँ पर सरवाइव कर पा रहे थे, जो बहुत अजीब बात थी। तभी सेंटा उन सभी को बताता है कि उसने इस आइलैंड पर बहुत सारी मूर्तियाँ भी देखी है, जिसका मतलब यह था कि इस आइलैंड पर कोई इंसान भी हो सकता है। लेकिन उन्हें इस चीज़ की ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यह आइलैंड इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। जिस पर सॉरी कहती है कि उसने एक ऐसे मॉन्स्टर का सामना किया था जिसकी बॉडी इंसान की थी, लेकिन उसका सर किसी जानवर का, इसलिए उसे लग रहा होता है कि शायद से वो मॉन्स्टर भी कभी इंसान हुआ करता होगा। और साथ ही जब उसने उस मॉन्स्टर को मारा तब उसने देखा कि उस मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं था, जिसका मतलब यह था कि वो मॉन्स्टर अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। जिससे उन सभी को यह पता चल जाता है कि शायद से वो सभी मॉन्स्टर कभी ना कभी इंसान ही रहे होंगे, जो इस आइलैंड की वजह से मॉन्स्टर में बदल गए। और यह सब जानकर उन सभी को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद से एलिक्सर ऑफ लाइफ इसी आइलैंड पर है, इसलिए वो लोग उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। और उनकी बात खत्म होने के बाद गेंजी सॉरी से मिलने आता है, जहाँ पर गेंजी सॉरी को इस आइलैंड को छोड़कर वापस से घर चले जाने को कहता है, क्योंकि उसका मानना था कि सॉरी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि वो एक औरत थी। और साथ ही गेंजी सॉरी से कहता है कि उसे गाबीमारू की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको संभाल लेगा, क्योंकि वैसे भी गेंजी का खुद का क्रिमिनल मर गया था। पर सॉरी इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वो एक सामुराई की तरह जीना चाहती थी। तभी वहाँ पर सेंटा आ जाता है और वो भी सॉरी को गेंजी की बात मानने को कहता है। इसी दौरान हम टेंजा और नूरुगाई को देखते हैं, जो एक बोट से वो आइलैंड छोड़कर जा रहे थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नूरुगाई ने कोई भी क्राइम नहीं किया था, उसे ज़बरदस्ती इस आइलैंड पर भेजा गया था और यह सब टेंजा भी जानता था, इसलिए वो नूरुगाई को यकीन दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। तभी उन्हें एक बड़ी शिप दिखाई देती है, लेकिन जब वो लोग उस शिप के करीब पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे शिप्स का मलबा पड़ा हुआ है, जिन्हें पानी वाले मॉन्स्टर्स ने नष्ट कर दिया था। तभी उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस पर टेंजा उन मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। और यह सब देखकर नूरुगाई को लग रहा होता है कि शायद से वो इन मॉन्स्टर के हाथों मारा जाएगा, और उसे उसकी पास्ट के कुछ मेमोरीज याद आने लगती है। जहां पर कुछ सामुराई नूरुगाई से पूछते हैं कि क्या उसने यहाँ आसपास कोई इंसानों की बस्ती देखी है, जिस पर नूरुगाई उन सभी को बताता है कि यहाँ पास में एक बस्ती है जहाँ पर एक पूरा कबीला रहता है। जो सुनकर वो लोग नूरुगाई से उन्हें उस जगह पर ले चलने को कहते हैं, जिस पर नूरुगाई उन सभी को वहाँ पर ले जाता है। पर वो लोग वहाँ पर नूरुगाई के विलेज के सभी लोगों को जान से मार देते हैं, क्योंकि नूरुगाई के विलेज के लोग उन सामुराई के लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते थे। लेकिन वो लोग नूरुगाई को नहीं मारते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर नूरुगाई से मिलने टेंजा आता है, जो नूरुगाई से वादा करता है कि वो उसे यहाँ से आज़ाद करा देगा, लेकिन बदले में उसे उसके साथ पैराडाइज आइलैंड पर चलना होगा, जिस पर नूरुगाई उसकी बात मान जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर टेंजा और नूरुगाई को यामाडा काइसो मिलता है, जो एक पौधे में बदल गया था। तभी एक मॉन्स्टर आकर उसे जान से मार देता है, जो देखकर नूरुगाई को अपने ग्रैंडफादर की मौत याद आ जाती है, जिनकी मौत नूरुगाई की वजह से हो गई थी। इसलिए नूरुगाई हार मानकर अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है और एक मॉन्स्टर उसे जान से मारने वाला होता है। तभी टेंजा उसे बचा लेता है और नूरुगाई से जिंदा रहने के लिए लड़ने को कहता है, क्योंकि वो जिंदा रहकर ही अपने पास्ट में की गई गलतियों को ठीक कर सकते थे। तभी वो मॉन्स्टर एक साथ टेंजा पर अटैक कर देते हैं, पर टेंजा बहुत ही आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार देता है, जो देखकर नूरुगाई के अंदर भी जोश आ जाता है और वो उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो लोग किसी तरह उन मॉन्स्टर से बचकर वापस से पैराडाइज आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने कपड़ों को धोने के लिए अपने कपड़े उतारते हैं। तभी टेंजा देखता है कि नूरुगाई एक लड़की है, जो देखकर वो शर्माने लग जाता है। इसके बाद वो दोनों फैसला
करते हैं कि वो लोग और भी कैदियों को ढूंढकर उनके साथ काम करेंगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि कोई भी इंसान इस आइलैंड पर अकेले सरवाइव नहीं कर सकता है। इसी दौरान हम साउरी को देखते हैं, जहां पर गेंजी साउरी को कल सुबह इस आइलैंड से निकल जाने को कहकर वहां से चला जाता है। पर सेंटा पूरी तरह से नहीं चाहता था कि साउरी इस आइलैंड से जाए, क्योंकि सिर्फ साउरी ही गाबीमारू को कंट्रोल में रख सकती थी। इसलिए सेंटा साउरी को इस बारे में थोड़ा सोचने को कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद रात में साउरी गाबीमारू से मिलती है, जहां पर गाबीमारू साउरी को कल के लिए शुक्रिया करता है, क्योंकि वो उसी की वजह से कल खुद पर काबू कर पाया था, नहीं तो वो दोबारा से एक बेरहम खूनी बन जाता। जो सुनकर साउरी को बहुत अच्छा लगता है। जिसके अगले दिन गेंजी साउरी से मिलने आता है और उससे पूछता है कि क्या वो इस आइलैंड से जाने के लिए तैयार है। पर साउरी इस आइलैंड से जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो एक सामुराई की तरह जीना चाहती थी। क्योंकि बचपन में साउरी को सभी लोग ताने मारते थे कि वो एक सामुराई कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो एक लड़की है। इसलिए साउरी एलिक्सर ऑफ लाइफ हासिल करके सभी लोगों को साबित करना चाहती थी कि एक लड़की भी सामुराई बन सकती है। जो सुनकर गेंजी को गुस्सा आ जाता है और वो साउरी पर अटैक करता है, पर साउरी बहुत ही तेजी से गेंजी से उसकी तलवार छीन लेती है। जो देखकर गेंजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर रूटा आ जाता है, जो गेंजी पर एक अटैक करता है, जिससे गेंजी बहुत घायल हो जाता है और दूर उड़ जाता है। जो देखकर साउरी गेंजी के पास जाती है, लेकिन तभी रूटा साउरी को मारने की कोशिश करता है, पर सही टाइम पर गाबीमारू आकर साउरी को बचा लेता है और रूटो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रूटो एक पेड़ उखाड़कर गाबीमारू पर फेंकता है, लेकिन गाबीमारू से डॉज कर लेता है और यूजिरिहा से मदद मांगता है, पर यूजिरिहा गाबीमारू की मदद करने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसका काम सिर्फ उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का था। इसलिए वो गाबीमारू को अकेले रूको से लड़ने को कहती है। तभी रूको वापस से गाबीमारू पर हमला करने लग जाता है, लेकिन गाबीमारू रूको के अटैक को डॉज करके उस पर कुछ पत्थरों से अटैक करता है, पर उससे रूको को कुछ नहीं होता, क्योंकि रूको की बॉडी बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। इसी दौरान हम साउरी को देखते हैं, जो गेंजी का ध्यान रख रही होती है, पर गेंजी साउरी से उसे अकेला छोड़ देने को कहता है, क्योंकि वह समझ गया था कि वो अब जिंदा नहीं बच सकता है। लेकिन अब गेंजी साउरी की इज्जत करने लग गया था, क्योंकि वह समझ गया था कि साउरी एक बहुत ही ताकतवर सामुराई है। इसलिए गेंजी साउरी को अपनी तलवार देता है और उसे रूको को मारने को कहता है। तभी हम रूको को देखते हैं, जो गाबीमारू पर अटैक करता है, पर इसमें उसकी उंगलियां कट जाती है, जो कि साउरी ने किया था। जो देखकर गाबीमारू बहुत हैरान होता है, क्योंकि रूको का शरीर बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। जिस पर साउरी गाबीमारू को बताती है कि वो लोगों के जॉइंट्स के बीच में अटैक करती है, क्योंकि वो हिस्सा इंसानों के शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होता है, इसलिए वो बहुत ही मजबूत शरीर वाले इंसान को भी काट सकती है। इसके बाद वो दोनों साथ में रूको से लड़ने का फैसला करते हैं। तभी गाबीमारू रूको का ध्यान भटकाता है और यह मौका देखकर साउरी रूको पर अटैक करती है, पर वो उसकी बॉडी को नहीं काट पाती है, क्योंकि रूको बहुत ही हिल रहा था, जिस वजह से उसके जॉइंट्स बंद हो जाते थे। जो देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो रूको को कैसे मारे। तभी साउरी गाबीमारू से कहती है कि इंसान अपने सर को ज़्यादा नहीं घुमा सकता है, जिस वजह से सर के जॉइंट्स कभी बंद नहीं होते हैं। इसलिए वो रूको के सर को काटकर उसे मार सकती थी, लेकिन इसके लिए उन्हें रूको को नीचे झुकाना होगा, क्योंकि रूको बहुत ही लंबा था। तभी रूको जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे गाबीमारू का ध्यान भटक जाता है और रूको उसे घायल कर देता है और उसे जान से मारने वाला होता है। पर सही टाइम पर साउरी आकर गाबीमारू को बचा लेती है। फिर वो लगातार रूको पर अटैक करने लगती है, जिससे रूको थक कर बैठ जाता है। जो देखकर साउरी रूको का गला काटने वाली होती है, पर रूको किसी तरह साउरी के अटैक से बच जाता है। तभी गाबीमारू साउरी से कहता है कि उसके पास एक प्लान है, जिसकी मदद से वो रूको को नीचे झुका सकता है। जिस पर साउरी जल्दी से गाबीमारू को उसका प्लान यूज करने को कहती है, जिस पर गाबीमारू अपने फायर जुत्सु से रूको पर अटैक करने लगता है, पर उससे रूको के बॉडी के ऊपर कुछ असर नहीं होता। पर उस चीज से उस जंगल में आग लग जाती है, जिस पर यूजिरिहा और सेंटा वहां से भागने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि आग की वजह से उस जगह के आसपास बहुत ज्यादा धुआं फैल गया था, जिस वजह से रूको को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। पर गाबीमारू और साउरी के पास धुआं नहीं आ रहा था, क्योंकि धुएं असल में कार्बन मोनोऑक्साइड से बने होते हैं, जो बहुत हल्के होते हैं। इसलिए सिर्फ रूको को धुआं लग रहा था, क्योंकि उसकी हाइट काफी लंबी थी और दम घुटने की वजह से रूको नीचे बैठ जाता है। जो देखकर साउरी अपनी तलवार से रूको का सर काट देती है। इसके बाद गाबीमारू और साउरी उस जगह से भागते हुए यूजिरिहा के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर यूजिरिहा एक विलेज को देख रही होती है। इसी दौरान हम आजा और टोमा को देखते हैं, जो कई मॉन्स्टर को जान से मार देते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वो उस आवाज़ के पीछे जाते हैं, जहां पर उन्हें दो खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।